क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग लेसन नंबर 7 आपको पढ़ना है। ठीक है, आज इसी की पढ़ाई हम लोग करेंगे। हम आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बता चुके हैं, याद भी होगा आपको। ट्रांसफार्मर वह होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। आप अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में भी बता चुके हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, याद करो। और अपचाई क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। उपचाई जो होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। तो आज का जो टॉपिक आपका है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ। कहीं अच्छा से पढ़ लो यार इसको। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ यानी एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर अनेक प्रकार के ऊर्जा का हानि होता है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर ऊर्जा की हानि होता है तो उस हानि को रोकने के लिए हम लोग कौन कौन उपाय करते हैं, आज इसी के बारे में अध्ययन करना है। क्या बताया गया कि जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की बहुत अधिक हानि होती है। उस हानि को रोकने के लिए ऊर्जा कम से कम नुकसान हो, ऊर्जा की कम से कम हानि हो, इस हानि को रोकने के लिए कुछ उपाय हम लोग करते हैं। इसी के बारे में आज पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि व्यवहार में, अच्छा देखो, जब भी मैं प्राथमिक कुंडली कहूँगा, द्वितीय कुंडली, जब भी मैं प्राथमिक कुंडली कहूँगा तो इतना मान के चलिएगा कि पावर प्लांट से जो तार आती है उसको प्राथमिक कुंडली में जुड़ता है। कहाँ से? पावर प्लांट से, जहाँ से बिजली का पैदावार होता है वहाँ से तारें लाई जाती है तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से जोड़ी जाती है। कहाँ बोलिए जमा। और जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली होती है वहाँ से धारा, वहाँ से जो तारें आती है वह निर्गत धारा को लेकर आती है और वहाँ से लोग अपने घरों में तार को लेकर के जाते हैं। प्राथमिक कुंडली में हमेशा पावर प्लांट से जो लाइटें आती है उसकी जोड़ी जाती है और तृतीय कुंडली में हमेशा घरों के लिए लाइट को जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा की हानि कैसी होती है। व्यवहार में द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा, सुनो ध्यान से, व्यवहार में द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा से कुछ कम होती है। कुछ क्या होती है? कम होती है। इसका कारण है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की अनेक प्रकार की हानियाँ होती है जिन्हें पूर्णतः टाला नहीं जा सकता है। ये हानियाँ निम्नलिखित तरीके से होती है। कहने का मेरा मतलब, आखिर ऊर्जा की हानि क्या है? जब बात आपकी हो रही है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि आखिर है क्या, ये कहाँ से होता है? तो मैंने कहा ना कि जो ट्रांसफार्मर बनाया गया है उसमें कितने कुंडली होती है? आप चित्र भी जानते हैं। एक प्राथमिक कुंडली होती है और एक क्या होती है? द्वितीय कुंडली। जो प्राथमिक कुंडली होती है उसको पावर प्लांट से जो तारें आती है ले आ करके जोड़ते हैं और जो द्वितीय कुंडली होती है उससे हमें जो ऊर्जा, हमें जो ताप, हमें जो धारा प्राप्त होता है उसको जोड़ता है। प्राथमिक कुंडली में जो धारा का मान होता है, जो वोल्टेज आता है, अधिक होता है। तृतीय कुंडली से जो हमें वोल्टेज प्राप्त होता है कुछ कम प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें ऊर्जा की कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर के द्वारा हानि हुई है। हानि का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 400 वोल्टेज उसमें आया और हमें 300 वोल्टेज ही प्राप्त हुआ तो 100 वोल्टेज की वहाँ पर क्या हो गई? हानि हो गई। और ये हानि किन किन विधियों से होती है इनके बारे में हम लोग जा रहे हैं अध्ययन करने के लिए। तो पहले तो कुछ बातें लिख देते हैं। देखो,
जब पावर प्लांट से तार को लाकर ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, फिर जब द्वितीय कुंडली से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इसका मान प्राथमिक कुंडली से कुछ कम होता है। यह ऊर्जा की हानि अनेक कारणों से होती है, बस मैं आपको बता दूं कि यही आपके पास क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, क्योंकि लोहा के अनेक करोड़ लगे होते हैं। प्राथमिक कुंडली ये मान लीजिए है आपके पास, उसको लाकर जोड़ दिए, और ये हमारे पास द्वितीय कुंडली है। यहाँ से हम लोग अपने घरों में धारा को लेकर के जाते हैं, तो कुछ जितना ऊर्जा प्राथमिक कुंडली से, जैसे पावर प्लांट से जितना ऊर्जा आता है प्राथमिक कुंडली में, उससे कुछ ऊर्जा हमें द्वितीय कुंडली से प्राप्त होता है। 100 जूल अगर वहाँ एनर्जी आया है तो हमें 70 जूल 80 जूल ही एनर्जी प्राप्त होता है। कुछ एनर्जी यानी कुछ ऊर्जा की क्या होती है, हानि हो जाती है। तो जो ऊर्जा की हानि होती है वो अनेक विधियों से होती है, अनेक कारणों से होती है। आज हम उसी हानि के बारे में कौन कौन से कारण होते हैं जिसके द्वारा ऊर्जा में कमी होती है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से कारण होते हैं जिसके द्वारा ये हमें ऊर्जा की कमी महसूस होती है, और कैसे इसको दूर भी कर सकते हैं, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्राथमिक कुंडली में जितना ऊर्जा दिया जाता है ट्रांसफार्मर को, उतना ऊर्जा हमें द्वितीय कुंडली से नहीं मिलता है, कुछ कम मिलता है। कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि ट्रांसफार्मर के द्वारा हो जाती है। तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऊर्जा की हानि होती है, कौन कौन से कारण होते हैं जिससे ऊर्जा की हानि होती है, आज इसी के बारे में हम लोग को जिक्र करना है कि ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा की हानियाँ होती है कौन कौन से कारण से होती है। लिखा गया सब लोग का, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए खूब बढ़िया से पढ़ो फिजिक्स में दिल खोल करके, ठीक है। ये तो आप उनका विषय है, माना आपका विषय है। अब आते हैं तांबे में हानि। किसमें? तांबे में हानि। अच्छा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉपर लॉस। तांबे का अंग्रेजी में कॉपर कहा जाता है ना, कॉपर लॉस। हानि का मतलब वही होता है। अच्छा, पहले हम बता दें आपको कि जब प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, देखो तांबे की बात क्यों कह रहा है, ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक कुंडली होता है वह भी कॉपर के तार से बना होता है, ऐसे फेरा लगाया जाता है ना कॉपर के तार से। द्वितीय जो कुंडली होता है वह भी कॉपर के तार से ही बना होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आखिर कॉपर के तांबे के तार होते हैं, इससे कैसे हानि होती है। आपको याद होगा ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियाँ होती हैं? 2 प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली। और कुंडली जो भी बनाई जाती है फेरों की संख्या से बनाई जाती है, और जो फेरों की संख्या होती है, जो फेरा लगाया जाता है किसके तार का बना होता है? तांबे का तार, कॉपर के तार का बना होता है। अधिकतर अब तो कॉपर का तार ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जब प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों के ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाते हैं, और कुंडलियों में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए कुंडली के चारों ओर ठंडा हवा तथा तेल प्रवाहित किया जाता है। क्या होता है? देखो होता ही है कि पहला प्रथम कंडीशन आप कहे कि तांबे के तार
के द्वारा कैसे ऊर्जा की हानि होती है। तो जब तांबे के तार जो होते हैं, जब इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा आती है तो भाई फेरों की संख्या से घूमेगी। जब वो घूमती है तो घूमने के कारण कुछ ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है। मान लो कि अगर तार एकदम सीधा होता है तो गोंद एकदम निकल जाता है धारा, लेकिन जब ऐसे घुमा कर फेरा करेंगे तो उसके बाद धारा को घुरियाने में टाइम लगेगा ना। तो इससे जो तांबे के तार होता है उससे कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए वायु को प्रवाहित किया जाता है। हवा क्या प्रवाहित किया जाता है? आपको याद होगा, आप कहीं भी देखिएगा ना, छोटा बड़ा हो चाहे कोई भी यंत्र हो, जिसमें जहाँ पर ट्रांसफार्मर बैठाया गया होता है उसके चारों ओर छिद्र होता है। देख लेना क्यों छिद्र होता है मालूम है? वही जब गर्म होता है, जानते हो ना, मोबाइल भी वहीं पर गर्म होगा जहाँ ट्रांसफार्मर होगा। तो वहाँ पर छिद्र इसलिए रखा जाता है कि जब वो गर्म होगा तो वायु बह कर आएगी, उसके वायु के संपर्क में जब ऊष्मा आएगी तो ऊष्मा का मान क्या होता है? कम होगा। तो सीखे तो लिखिए। हाँ देखो, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली तथा याद करो, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली कॉपर के तार से बने होते हैं तथा इसमें बहुत अधिक फेरे लगे होते हैं। जब वैद्युत प्रत्यावर्ती धारा इन कुंडलियों में प्रवाहित किया जाता है तो कुछ धारा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। जिसको अवशोषित करने के लिए वायु प्रवाहित की जाती है। चलो, तो याद हुआ ना कि तांबे के तार में जब फेरों की संख्या में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इससे भी कुछ धारा उत्पन्न होती है। लिखा गया? अब लिख लो, लिखो। तो याद रखना, जितना अधिक फेरों की संख्या होगी ना उतना ही अधिक ऊष्मा की हानि होती है। तो तांबे के तार जो होते हैं उसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत धारा जो होते हैं ऊष्मा के रूप में प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऊष्मा के रूप में कुछ बाहर निकल जाता है। इससे भी क्या होती है? हानि होती है। अब चलो अगला हेडिंग बना लो, भंवर धाराओं में हानि। भंवर धाराओं में हानि, मिटा रहे हैं सब। भंवर धाराओं में हानि। अंग्रेजी में कहते हैं, आपको याद होगा, भंवर धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईटी करेंट। पढ़े थे आप? किसने इसको खोज किया था, कोई बताएगा? बता दो, हम जान जाएंगे। भंवर धारा का प्रयोग किसने किया था? याद करो। फोको नामक वैज्ञानिक ने। किसे कहते हैं भंवर धारा? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धातु को जब हटाते हैं, इधर उधर करते हैं, गति कराते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है।
और उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है, और वह धारा नदी में या समुद्र में उत्पन्न भंवर धारा के समान होती है, जिसको हम लोग कौन धारा कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर की लोहे के क्रोड में भंवर धारा स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। इस हानि को ट्रांसफार्मर की क्रोड को पतलीकृत करके कम किया जा सकता है। अच्छा, हम आपको क्या बताएं? हम ये बताएं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर जो बनाया जाता है उसमें लोहा, नरम लोहा के क्रोड होता है ना, तो जो नरम लोहा के क्रोड होता है, उस नरम लोहा के क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? हाँ, आई जो भंवर धारा उत्पन्न होती है ना, वो प्रतिवर्ती धारा को बहने में विरोध करती है, जिसके कारण कुछ धारा जो होता है, जो कुछ प्रतिवर्ती धारा होता है, कुछ ऊष्मा के रूप में क्या होता है? क्षय हो जाता है। ऊष्मा के रूप में कुछ हानि हो जाती है। जितना ऊर्जा इसको दिया जाता है प्राथमिक कुंडली को, उतना ऊर्जा से प्रतिवर्ती धारा द्वितीय कुंडली में क्या होती है? नहीं आ पाती। बस समझ रहे हो? तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं ना, जौन है लोहा के क्रोड बा उसको और पतला कर देते, बहुत पतला कर देंगे। जितना ही पतला रखेंगे उतना ही कम ऊष्मा की हानि होती है। तो लिख लो, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए लोहे के क्रोड का प्रयोग किया जाता है। लोहे के क्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जब प्रत्यावर्ती धारा जाती है, जब प्रत्यावर्ती धारा जाती है तो कुछ ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसको कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए पतले लोहे के क्रोड को लगाना जरूरी है। जरूरी। तो ये भी जान गए कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह पतले लोहे के क्रोड से बनाया गया होता है। इस पतले लोहे के क्रोड में जब वैद्युत धारा जाती है तो भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। जब भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो इस भंवर धारा के जाने के कारण इसके अंदर जो प्रतिवर्ती धारा होता है कुछ ऊष्मा के रूप में उसका क्षय हो जाता है। ऊष्मा के रूप में जब क्षय हो जाता है तो वही द्वितीय कुंडली में जितना धारा चाहिए उतना धारा नहीं मिल पाता है। समझ रहे हो ना? तो दोनों आपके पूछा जाता है, याद रखना सब लोग। कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। अब नीचे तनी एक लिख लो, नोट पॉइंट मिटा दे जी, लिखो नोट पॉइंट में। देखो आपको मैंने बताया भी था कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के द्वारा ही प्रतिवर्ती धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। क्योंकि प्रतिवर्ती धारा के परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होते हैं? बदलते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग दिष्ट धारा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिष्ट धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है? नहीं बदलता। समझे? मैंने आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए करते हैं,
दिष्ट धारा के लिए कि प्रतिवर्ती धारा के लिए तो क्या कहेंगे? क्या चीज़ के लिख लेते हैं, लिखो पहला बना के लिखो। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। ले जाने के लिए किया जाता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है। दूसरा ट्रांसफार्मर का प्रयोग दिष्ट धारा के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता। ये है कुछ बात आपके कि किसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए करते हैं क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का ही परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, दिष्ट धारा के साथ इसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। तो बहुत पहले से आप जानते हैं ये सब ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ बात था। भविष्य में कभी आप बनिएगा बाबू। अभी देखिए प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा के तुलना में उपयोगिता। अब हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा के तुलना में उपयोगिता। तो क्या होगा अंग्रेजी में? यूटिलिटी ऑफ alternating current and in comparison to direct current। देखो पहले समझो, आज हमें जो पढ़ाई करनी है कि प्रतिवर्ती धारा और जो दिष्ट धारा होता है इसमें कौन मन उपयोगी है।
प्रतिवर्ती धारा कि दिष्ट धारा? और आखिर इसका उपयोगिता क्यों है? देखो, आजकल कंपनियों में, घरों में प्रतिवर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है ताकि जो प्रतिवर्ती धारा होता है इसका मान, या जो प्रतिवर्ती धारा होता है दिष्ट धारा की तुलना में क्या क्या लाभ होता है। तो पहला सुनो, प्रतिवर्ती धारा को पावर हाउस से किसी भी स्थान पर ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टेज पर भेजा जा सकता है तथा वहां से पुनः निम्न वोल्टेज पर लाया जा सकता है। इस प्रकार भेजने में लागत भी कम आती है तथा ऊर्जा की हानि भी कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा के लिए नहीं किया जा सकता है, अतः दिष्ट धारा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में ऊर्जा ह्रास भी होती है और लागत भी अधिक होती है। समझे हो? माने जो पावर प्लांट बैठता है उससे जो ऊर्जा होती है, एक ट्रांसफार्मर लगाइए हाई वोल्टेज से लेकर जाइए, फिर दूसरा का लगाइए लो वोल्टेज से अपने घर पर लेकर आइए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आराम से ले जा भी सकते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। किसको? प्रतिवर्ती धारा को। ऊर्जा की हानि भी कम होती है। लेकिन जो दिष्ट धारा होती है उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते। लिख लो चीज़, याद तो निकाला, लिख लेना। प्रत्यावर्ती धारा को, हाँ क्या पिंटू, ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च वोल्टेज से ले जा सकते हैं तथा निम्न वोल्टेज पर कार्य भी कर सकते हैं। कार्य भी कर सकते हैं। आगे लिख लेना कि इसमें ऊर्जा की हानि भी नहीं होती है। इसमें ऊर्जा की हानि भी नहीं, लेकिन दिष्ट धारा के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलो, तो पहला तो ये लाभ हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के द्वारा ले जा सकते हैं ना, लेकिन दिष्ट धारा को काहे नहीं ले जा सकते? तो लगातार देख ही रहे, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा का होता है, नहीं पाया जाता। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण और दिशा दोनों का होता है, पाया जाता है। सब याद करो फटाफट। आकाशवा नहीं आता पढ़ने के लिए आज। दूसरा आप कह सकते हैं ना कि, सुनो ध्यान से, आपको याद होगा चोक कुंडली के नाम सुने हैं? चोक चोप नहीं होता है, तो मोटरसाइकिल में चोक कहाँ होता है? आम के चोक होता है। चोक कुंडली क्या होता है? जो चोक कुंडली होता है ना, ये प्रतिवर्ती धारा में जब लगा दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा को कम कर देता है। चोक कुंडली जो होता है, जब प्रतिवर्ती धारा में लगा दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा को क्या करता है? कम कर देता है। जबकि दिष्ट धारा में चोक कुंडली का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसमें अधिक ऊर्जा की हानि होती है। याद कर लेना। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चोक कुंडली का प्रयोग किस धारा में करते हैं? प्रतिवर्ती धारा में है कि दिष्ट धारा में? तो क्या करेंगे? तो लिख लो दूसरा।
चुक कुंडली। अगर चुक कुंडली का प्रयोग प्रत्यावर्ती पर धारा में करके ऊर्जा के हानि को कम किया जा सकता है। ऊर्जा की हानि को कम किया जा सकता है, जबकि चोक कुंडली का प्रयोग दिष्ट धारा में नहीं किया जा सकता है। इसलिए दिष्ट धारा में ऊर्जा की हानि अधिक होती है। यह बड़ा सुंदर चीज़ है। माने तो अभी आ जाता है प्रश्न में कि चुक कुंडली का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सिंपल से कहिएगा कि चुक कुंडली का प्रयोग हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में करते हैं। समझ रहे हो? इसके द्वारा जो ऊर्जा होता है, जो ऊर्जा की हानि होती है, उष्मा की हानि होती है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं चुक कुंडली लगा करके। जबकि चुक कुंडली का प्रयोग हम लोग दिष्ट धारा में नहीं कर सकते हैं। इसलिए दिष्ट धारा में ऊर्जा की हानि अधिक होती है। हो गया, लिखा गया। तीसरा नंबर लिखो। तो याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा में चुक कुंडली का प्रयोग कर सकते हैं, दिष्ट धारा में नहीं कर सकते। अब सुनो तीसरा बात क्या होगी इसमें, लिखना बाद में, पहले समझ का चिंता करते मुझे ना नंबर देना प्रैक्टिकल का, एक को नंबर ना कटे, बोर्डों में लिखा जाएगा। और बोलो, प्रतिवर्ती धारा वाले यंत्र जैसे विद्युत मोटर, माने जैसे जौन विद्युत मोटर प्रत्यावर्ती धारा से चलता है वो मजबूत होता है। याद रखना, क्या होता है? मजबूत होता है। आज सुविधाजनक होता है, उसको उठा कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। आज जो वैद्युत मोटर दिष्ट धारा से चलता है वो कमज़ोर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। ये तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन एगो चीज़ याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा जब मारता है लाइट तो आदमी साफ हो जाता है, और दिष्ट धारा मारता है तो हाफ हो जाता है। याद रखना, अभी निकाल दे। हाँ, लिख लो, प्रत्यावर्ती धारा हेडिंग गाड़ी में लिखो, वाले यंत्र जैसे विद्युत मोटर का हुआ है भाई, हाँ, मजबूत होता तथा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा वाले विद्युत मोटर कमज़ोर होते हैं, तो यो बड़ा सुंदर चीज़ है कि प्रत्यावर्ती धारा वाले जो विद्युत मोटर होते हैं मजबूत होते हैं, और दिष्ट धारा वाले जो विद्युत मोटर होते हैं कमजोर।
अब आ जाओ। अब तनी हानि का होता है प्रतिवर्ती धारा का दिष्ट धारा के तुलना में। यही प्रतिवर्ती धारा वाले यंत्र मजबूत होंगे, आदिष्ट धारा वाला यंत्र कहाँ होंगे? कमजोर होंगे। मत भुलाना। कोई भी आपसे पूछे तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। किसको? हाँ, प्रत्यावर्ती धारा वाले यंत्र को आदिष्ट धारा वाले यंत्र को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत। जरा सोचो, एक ट्रांसफार्मर लगा है कि पूरे गांव में सप्लाई जा रही है, लेकिन अगर एक गांव में दिष्ट धारा प्रतिवर्ती धारा है, दिष्ट धारा लेना है तो हर एक घर में एक इन्वर्टर बैठाना पड़ेगा। तो 50 घर में 50 की इन्वर्टर बैठेगा तब जाकर दिष्ट धारा लगेगा। आएगा ट्रांसफार्मर में पूरा गांव में। अब भारी भी है, 50-60 किलो का वजन है उसको उठाने में। नहीं, जो इन्वर्टर की बैटरी है उसकी बात। हाँ, 50 से 60 किलो। हाँ, चलिए अब सुनो। दिष्ट धारा के तुलना में प्रत्यावर्ती धारा की हानि। प्रत्यावर्ती धारा का सुनो, कौन कौन हानि होती है प्रत्यावर्ती धारा की, उसकी जिक्र करना है। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा की कौन कौन सी हानि होती है। तो पहला तो एक बात याद रखना कि अगर प्रत्यावर्ती धारा के तार से शरीर स्पर्श कर गया तो दिष्ट धारा के तुलना में शरीर को अधिक तेज झटका मारता है प्रत्यावर्ती धारा। हाफ है, प्रत्यावर्ती धारा मार देगा तो साफ, और दिष्ट धारा मार देगा तो हाफ। जन तो ये बात आपकी होती है। तो इसलिए याद रखना कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारणा की तुलना में क्या होता है? खतरनाक होता है। पहले पहला आने में फर्स्ट प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा के तुलना में शरीर को तेज झटका मारता है। उलट जाओगे सीधे केवल में, खतरनाक होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में तेज झटका मारता है, खतरनाक भी होता है। पहले खतरनाक भी होता है। खतरनाक फिल्म देखे हो? ये खतरनाक भी होता है। कौन होता है? खतरनाक होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होता है। ये तो पहला हानि था आपका। अब सुनो, तो पहला हानि तो जान गए। अब दूसरा हानि सुनो। प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करने के लिए मोटे तार की आवश्यकता होती है। किसको? प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करने के लिए मोटे तार की आवश्यकता होती है। और जो मोटा तार होता है वह कई तारों को जब मिलाया जाता है तब बनता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करने के लिए मोटे तार की आवश्यकता होती है। तो खर्च भी क्या होता है? अधिक लगता है। तो लिख लो। जब हानि बात हानि लिखाई, लाभ बात लाभ लिखा। लिखो दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करने के लिए
प्रवाहित करने के लिए मोटे तार की आवश्यकता होती है और मोटा तार जब कई तारों को मिलाया जाता है तब बनाया जाता है। इससे बहुत अधिक खर्च पड़ता है। यह भी एक तरीके कहानी है कि आपको तार खरीदना पड़ेगा बहुत अधिक पतले और तब उसको मोटा तार को बनाना पड़ता है। और मोटा तार को मान लो बनाओगे तो खर्च अधिक पड़ेगा ना। ये तो हानि है। और पतर के तार से दिष्ट धारा बह जाता है, लेकिन मोटा तार को बहवाने के लिए जितने मोटा तार रही न उतना अधिक धारा प्रवाहित होती है। इस सब आप बता सकते हैं। ये सब कुछ बात थी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के हानि लाभ के बारे में आपसे कोई पूछे